लियाना कुछ समय पहले तक घमंडी रवैया दिखा रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह बिखरी हुई लग रही थी। कैथरीन कुछ सोच पाती उससे पहले ही रोनन बोल पड़ा। उसके चेहरे पर तानों भरी मुस्कान थी और उसकी ठंडी निगाहें तलवार की तरह लियाना के दिल को भेद रही थीं। क्या हुआ? अब दया की भीख मांग रही हो? डर लग रहा है। लियाना, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ी अकड़ में थीं। तुमने ही दूसरों को भड़काया था कि कैथरीन की आलोचना करें। अब अकड़ कहाँ गई? क्यों नहीं जारी रखती? लियाना जानती थी कि अब वो कमजोर स्थिति में है और रोनन को चिढ़ाना उसके लिए और भी खतरनाक हो सकता है। आखिर सब जानते थे कि कैथरीन रोनन जैसे बाहरी व्यक्ति से भी उनसे ज्यादा अच्छा व्यवहार करती थी। रोनन सिर्फ लियाना से ही नहीं, बल्कि उन सब से नाराज था जिन्होंने मिलकर हंगामा किया था। वो कैथरीन के बगल में खड़ा हुआ, थोड़ी उठाए और आंखों में तिरस्कार भरे पूरे क्लास को देख रहा था। वाह, तुम सब तो बड़े समझदार, न्यायप्रिय और मदद के लिए तैयार रहते हो ना। अब जब लियाना के पास कहने को कुछ नहीं बचा, तो तुम सब उसके लिए क्यों नहीं बोलते? लियाना की हालत देखकर कोई भी थोड़ा बहुत समझ रखने वाला अंदाजा लगा सकता था कि वह भीतर ही भीतर दोषी महसूस कर रही है। वरना वह कैथरीन से दया क्यों मांगती? कोई भी बेवकूफ न होता तो आसानी से समझ जाता कि यहाँ क्या चल रहा है। अब चुप रहना ही सबकी सुरक्षा थी, इसलिए कोई भी लियाना के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। इन लोगों का असली चेहरा देखकर रोनन से रहा नहीं गया और उसने पूरी क्लास पर व्यंग्य कस दिया। तुम लोग कितनी आसानी से अपना मन बदल लेते हो और जरा भी समझदारी नहीं है। बस यही सब है तुम्हारे पास। कितना हास्यास्पद है। कुछ छात्र शर्म से सिर झुका बैठे, जबकि कुछ रोनन की डांट से असंतुष्ट थे। घर पर बिगड़े हुए वे डांट सुनने के आदी नहीं थे। इसलिए एक छात्र ने सीधे सामने आकर पलटकर बात की, लेकिन स्थिति समझने के बाद उसने सीधे लियाना को ही निशाना बनाया। लियाना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुमने ही कहा था कि कैथरीन ने तुम्हारे भाई के खिलाफ साजिश की है और हमें तुम्हारे लिए न्याय पाने को खड़ा होना चाहिए। अब आधे रास्ते में क्यों रुक गई? क्या कैथरीन ने तुम्हें धमकाया है या तुम्हारे पास कोई राज है? अब बोलो, हमें इस्तेमाल मत करो और हमें तुम्हारे लिए पाप का बोझ मत उठाने दो। उसके बाद तुरंत कुछ और छात्र भी बोल पड़े। हाँ, सही कहा, हमें जवाब दो। मेरे ख्याल से तो वो हमें इस्तेमाल कर रही है। ऊपर से तो बड़ी नाजुक लड़की लगती है, लेकिन दिल से वैसी नहीं है। बिल्कुल, बाहर से परी जैसी और अंदर से चालाक औरत। लियाना ने पहले कभी अपने सहपाठियों से ऐसी दुश्मनी महसूस नहीं की थी। हमेशा वही दूसरों को भड़काती थी, लेकिन आज पहली बार सब उसके खिलाफ खड़े थे। गुस्से से उसका मन कर रहा था कि अभी कैथरीन को मार डाले। उसे पता था कि यही कैथरीन की चाल है, खुद कुछ न बोलकर रोनन के जरिए सबको उकसाया। कैथरीन बहुत निर्दयी है, वो मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है, लियाना ने सोचा। अगर वह अभी जवाब देती, तो कैथरीन कुछ करती या न करती, यही बेवकूफ सहपाठी उसे खत्म कर देते। इसलिए अब उसके पास एक ही रास्ता था, चुप रहना और सही समय का इंतजार करना। सिर झुकाए, आंखें लाल और होंठ दबाए हुए लियाना बेचारी सी लग रही थी। ये देखकर रोनन का गुस्सा फटने ही वाला था। उसने कैथरीन से धीरे से कहा, कैथरीन, ये लड़की अभी भी बेचारी बनने का नाटक कर रही है। जो लोग सच्चाई नहीं जानते, वो समझेंगे कि हमने ही इसे तंग किया। कितनी नफरत करने लायक है। फिर उसने जोड़ा, कैथरीन, सच कहूं तो इस लड़की में अदाकारी का बहुत टैलेंट है। अफसोस कि ये अभिनय की दुनिया में नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता? कैथरीन ने आलस से सिर उठाया और लियाना की तरफ देखा, तभी उसने उसकी आंखों के कोने में छिपी दुश्मनी पकड़ ली। उसके होंठों पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। अगर हिम्मत है तो मुझे शर्मिंदा करने का मौका मत चूकना, कैथरीन ने मन ही मन कहा। लियाना ने अपनी माँ की चालबाजियां अच्छे से सीख ली थी, लेकिन माँ जितनी चालाक वह नहीं थी। नतीजा ये होता कि जब भी वो कोई ड्रामा करती, हार कर बेइज्जती होती। न तो फायदा मिलता और न ही इज्जत बचती। अगर वह सच में जोनाथन के लिए दया मांगती,
तो शायद कैथरीन उसे कुछ इज्जत देती। लेकिन आज उसका इरादा साफ था, कैथरीन को मुश्किल में डालना। ऐसे में कैथरीन को पलटवार करने का पूरा हक था। इस हंगामे से क्लास का माहौल बिगड़ गया। अभी थोड़ी देर पहले सब कैथरीन को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब सब लियाना पर उंगलियां उठा रहे थे। क्लास टीचर सिर पकड़कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल के बच्चे इतने शोर क्यों करते हैं। उसने जोर से मेज थपथपाए और सबका ध्यान खींचा। ठीक है, अब सब देख चुके हैं। ये कैथरीन और उसके परिवार का मामला है, इसमें दखल देकर तमाशा मत बनाओ। फिर उसने सख्ती से लियाना से कहा, लियाना, ये क्लास है, यहाँ अपने घर के झगड़े मत लाना। इससे पूरी क्लास का पढ़ाई का माहौल बिगड़ता है, समझी। इतने सालों से टॉपर रही लियाना को पहली बार किसी टीचर से डांट सुननी पड़ी। वो सहन नहीं कर पाई और आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन क्लास टीचर को जरा भी तरस नहीं आया, उल्टा उसने आंखें घुमा लीं। उसके हिसाब से अगर लियाना तमाशा न करती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि लियाना क्यों दिन रात कैथरीन को निशाना बनाती है। आखिरकार वे खून के रिश्ते से जुड़ी बहनें थीं। ऐसा करने से न सिर्फ दोनों बहनों के बीच मनमुटाव था, बल्कि क्लास का अनुशासन भी बिगड़ रहा था और यह टीचर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लियाना को डांटने के बाद उसने कैथरीन को दिलासा दिया। उसका लहजा पहले से कहीं नर्म था। कैथरीन, अब सबको साफ हो गया कि तुम्हें गलत आरोप लगाया गया था, तो अब यहीं इस मामले को खत्म करते हैं, ठीक है? तुम बाद में लियाना से बात कर लेना। अभी लेसन जारी रखें। टीचर की आवाज में समझौते का भाव था, कठोरता नहीं। उसे पता था कि असल गलती कैथरीन की नहीं है। कैथरीन भी पूरी क्लास की पढ़ाई खराब नहीं करना चाहती थी। ऐसी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा सिर्फ लियाना ही बना सकती थी। लेकिन वह लियाना को इतनी आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहती थी। लियाना ने उसे बदनाम करने की इतनी कोशिश की थी, तो कैथरीन को भी जवाब देना जरूरी था। ठीक है, अभी के लिए इसे यहीं खत्म करते हैं। लेकिन लियाना ने क्लास को इतना डिस्टर्ब किया, ये सही नहीं है। अगर दूसरे भी उसकी नकल करने लगे तो। कैथरीन की बात सुनकर लियाना की आंखें फैल गईं। उसे लगा था मामला निपट गया, लेकिन कैथरीन ने उसे आसानी से नहीं छोड़ा। क्लास टीचर को कैथरीन की बात वाजिब लगी। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि बाकी छात्र भी बुरा उदाहरण देख दोहराने लगें। बात तो सही है। क्लास टीचर ने लियाना की तरफ सख्ती से देखा और सजा सुना दी। लियाना, इस पीरियड में तुम पिछली पंक्ति में खड़ी रहोगी, ये तुम्हारी सजा है। रोनन तो खुशी से झूम उठा और ताली बजाकर बोला, टीचर, क्या शानदार फैसला है। लियाना का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन रोनन के खिलाफ वह कुछ कर भी नहीं सकी। आखिरकार क्लास खत्म होने की घंटी बजी। लियाना ने कभी नहीं सोचा था कि पूरी क्लास खड़े रहना इतना थकाने वाला हो सकता है। उसके दोनों पैर सुन्न हो चुके थे। जैसे ही क्लास टीचर बाहर गईं, वह किसी तरह अपनी डेस्क की ओर लौटी। वह बेसब्री से क्लास खत्म होने का इंतजार कर रही थी और रोनन भी। कैथरीन ने कहा था कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। भले ही ये शिक्षक हमें बहुत कुछ न सिखा पाएं, लेकिन वे हमारे शिक्षक हैं, इसलिए सम्मान के लायक हैं। क्लास के समय में शोरगुल करके पढ़ाई में बाधा डालना अस्वीकार्य है। मैं कैथरीन का सबसे आज्ञाकारी हूँ, तो जाहिर है कि उसकी बात के खिलाफ नहीं जा सकता, रोनन ने सोचा। कैथरीन ने रोनन के छोटे छोटे इशारे नोटिस किए। रोनन बार बार मजाकिया चेहरे बना रहा था और आंख मार रहा था, मानो डर हो कि कैथरीन ध्यान नहीं देगी। कैथरीन जानती थी कि रोनन लड़ाई के मूड में है। जब तक वह खुद को चोट ना पहुंचाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लियाना परेशान करने वाली है, लेकिन ये पूरी तरह उसकी अपनी गलती है, कैथरीन ने सोचा और रोनन को अपने हाल पर छोड़ दिया। कैथरीन की अनकही इजाजत मिलते ही रोनन तैयार हो गया। लियाना अपनी सीट की तरफ आई। जैसे ही बैठने लगी, किसी ने उसकी कुर्सी खींच ली। बिना संभले वह लगभग मुंह के बल गिर जाती। गुस्से में वह खड़ी हुई और बगल में खड़े रोनन को लाल चेहरे से घूरते हुए बोली,
रोनन ओकोना, इसमें मजा है क्या? रोनन ने बस कंधे उचका दिए, हाथ फैलाए और पूरे आत्मविश्वास से कहा, लियाना, जरा दिमाग से काम लो। मैंने किया ही क्या है जो तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो? रोनन का रवैया देखकर लियाना बुरी तरह भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, रोनन, एक मर्द होकर तुमने मेरी कुर्सी खींची ताकि मैं गिर जाऊं। करने की हिम्मत थी तो मानने की भी रखो। हा हा, रोनन ठठाकर हंसा। सिर्फ तुम्हारे कह देने से मैं मान लूं। आरोप लगाने के लिए सबूत चाहिए। है तुम्हारे पास सबूत? ये तो आसान है, अभी ब्रेक का टाइम है, पूरी क्लास में किसी ने तो जरूर देखा होगा, लियाना ने मन ही मन सोचा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सहपाठी या तो सिर झुकाए थे या उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई मदद करने को तैयार नहीं था। उसने अपनी बेंच पार्टनर की ओर देखा, लेकिन उसने तो नाटक करके सिर झुका लिया और सोने का ढोंग कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले लियाना ने खुद सबको कैथरीन के खिलाफ खड़ा किया था। सब सच्चाई जानते थे, लेकिन लियाना की वजह से उन्होंने कैथरीन का विरोध किया। अगर क्लास टीचर बीच में न आती, तो कैथरीन की जिद पर सबकी मुश्किलें बढ़ जातीं। इसलिए सब लियाना से खफा थे। लियाना गुस्से से दांत भींच रही थी और रोनन खुलकर हंस रहा था। दोनों के बीच का यह अंतर बड़ा ही व्यंग्यात्मक लग रहा था। रोनन ने ठंडी निगाह से लियाना को घूरते हुए कहा, क्या हुआ? सबूत नहीं मिला ना? सुन लो, खाना जो चाहो खाओ, लेकिन बोलने से पहले सोच लो, वरना मुकदमा कर दूंगा। लियाना ने रोनन को गुस्से से घूरा, जो लगातार उछल रहा था। उसे यकीन था कि यह कैथरीन की ही चाल है। रोनन हमेशा कैथरीन की ही सुनता है। उसकी इजाज़त के बिना वो मुझे तंग करने की हिम्मत ही नहीं करता। उसने सोचा और सारा गुस्सा कैथरीन पर उतार दिया। कैथरीन, तुम कितनी चालाक हो। ऊपर से भली बनने का नाटक करती हो और पीछे से रोनन को उकसाती हो। इतनी बुरी क्यों हो तुम? रोनन को उम्मीद नहीं थी कि लियाना इतनी बेहया हो जाएगी। ये तो मेरे साथ झगड़ रही है, लेकिन इल्ज़ाम कैथरीन पर लगा रही है, उसने सोचा और गुस्से से फट पड़ा। अरे, मुझसे उलझो। कैथरीन को क्यों बीच में घसीट रही हो? देख नहीं रही वो आराम कर रही है। अगर उसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसी नकली औरत है, बिल्कुल घिनौनी। लियाना ने बेहद व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। अगर कैथरीन इतनी प्रभावशाली न होती, तो लियाना खुलकर गालियां दे देती। रोनन चाहे जितना भिड़े, लियाना ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया और अपना गुस्सा कैथरीन पर ही निकाला। कैथरीन असल में झपकी लेने वाली थी, लेकिन शोर सुनकर उसने आंखें खोलीं। उसने आलस से पलकें उठाईं और उसकी ठंडी निगाहें सीधी लियाना पर पड़ीं। एक पल को लियाना ठिठक गई, उसकी सांस रुक गई। फिर भी उसने दिखाने की कोशिश की कि वो डरी नहीं है और कैथरीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही। कैथरीन उसे मारने वाली नहीं थी, डर से नहीं, बल्कि आलस से। उसने ठंडी आवाज में कहा, कुछ करने से पहले सोचो कि तुम उसके लायक भी हो या नहीं। ये वाक्य सीधे चोट नहीं कर रहे थे, लेकिन बेहद अपमानजनक थे। लियाना का चेहरा लाल सफ़ेद होता रहा। उसकी गरिमा को मानो कैथरीन ने रौंद डाला हो। यही नहीं, कैथरीन ने और जोड़ा, बेहतर होगा तुम शांत रहो, क्योंकि हमारी क्लास में किसी को भी घटिया लोगों में दिलचस्पी नहीं है। कैथरीन की बात सुनकर रोनन ने ताली बजाई और बोला, कैथरीन, कमाल कर दिया। शानदार जवाब। रोनन ने सोचा, गालियां दिए बिना किसी को चुप करा देना और अपमानित कर देना सिर्फ कैथरीन ही कर सकती है। पूरी क्लास की हंसी और तानों से तंग आकर लियाना क्लासरूम से भाग गई और तब तक वापस नहीं आई जब तक दोपहर की क्लासें खत्म नहीं हुईं। स्कूल की छुट्टी का समय आया तो रोनन के मन में नए ख्याल आने लगे। मुस्कुराते हुए उसने कैथरीन से कहा, कैथरीन, चलो आज रात बारबेक्यू करते हैं। बहुत समय हो गया साथ में खाना खाए। ये सच भी था। जब से ब्रैंडन ने घर पर खाना बनाना शुरू किया था, कैथरीन शायद ही बाहर जाती थी। अक्सर ब्रैंडन उसे स्कूल के बाद लेने आता, फिर दोनों उसके अपार्टमेंट जाते। खाना खाकर कैथरीन वापस ऑड्री के अपार्टमेंट लौटती और कई बार आलस में वहीं ब्रैंडन के पास सो भी जाती।
कैथरीन ने रोनन की ओर देखते हुए कहा। सोचो तो सही, आज कौन सा दिन है? रोनन चौंका और फोन देखा। उसे याद ही नहीं रहा था। पहले जैसी स्थिति अब नहीं रही। वो कैथरीन के साथ पढ़ाई करने आया था और ये समय उसके लिए आत्मविकास का था। दिन भर फुर्सत में रहकर उसने समय का ध्यान ही खो दिया था। चलो कैथरीन, तुम ये कर सकती हो। ठीक है, कैथरीन ने हल्की सी मुस्कान दी, बैग एक कंधे पर डाला और निकल गई। रोनन बस उसकी पीठ देखते रह गया। उसे लगा कैथरीन अब पहले जैसी नहीं रही, पर ये बदलाव था क्या, वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। बस इतना महसूस हुआ कि अब कैथरीन साधारण इंसानों जैसी लगने लगी है। पहली बार रोनन को लगा कि कैथरीन का स्वॉन्स के पास लौटना ही सही फैसला है। जैसे ही कैथरीन स्कूल गेट से बाहर निकली, उसे ब्रैंडन का फोन आया। बिना झिझक उसने फोन उठाया और कान से लगा लिया। फोन पर आई मधुर पुरुष आवाज ने उसके कानों को गर्माहट दी। स्कूल खत्म हो गया न? ब्रैंडन ने पूछा। कैथरीन ने आलस भरे अंदाज में जवाब दिया। अचानक कुछ काम आ गया है, आज मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा। क्या मैं ड्राइवर भेज दूं जो तुम्हें घर छोड़ दे? अगर कैथरीन चाहती तो ड्राइवर कभी भी स्कूल गेट पर उसका इंतजार करता। बस शर्त ये थी कि वह मान जाए। कैथरीन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जरूरत नहीं। मेरी भी आज रात की प्लानिंग है। क्या प्लान? असल में कैथरीन कहना चाहती थी, तुम्हें क्यों बताऊं? लेकिन होठों तक आते आते उसने बात बदल दी। मैं रोनन और ब्रायन के साथ रिहर्सल करने जा रही हूँ। ब्रैंडन को कैथरीन के मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि कैथरीन बंधन पसंद नहीं करती। अगर बोझ ज्यादा हो जाता तो वह कभी भी बिना अलविदा कहे चली जाती। अपना ध्यान रखना, कुछ गलत लगे तो मुझे कॉल करना, ब्रैंडन ने कहा। उसके बाद कैथरीन ने फोन काट दिया और पास की गली की ओर बढ़ गई। गली के अंदर एक घर खड़ा था। कैथरीन ने अपने फोन पर एक ऐप दबाया और घर का इलेक्ट्रिक शटर अपने आप खुल गया। खुले हुए घर की पहली मंजिल पर केवल एक सिल्वर ब्लैक मोटरसाइकिल खड़ी थी। धूप उसकी बॉडी पर पड़कर उसे चमका रही थी। कैथरीन ने खूबसूरती से पैर घुमाकर उस चिकनी मोटरसाइकिल पर आसानी से सवार हो गई। बूम बूम बूम। जैसे ही उसने थ्रॉटल दबाया, मोटरसाइकिल से गहरी गर्जना निकली, मानो सोया हुआ अजगर अचानक जाग उठा हो। कैथरीन ने एक्सेलरेटर छोड़ा और बाइक बिजली की रफ्तार से निकल गई। उसका मनमोहक अंदाज लोगों की आंखों में बस गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कासिया के बाहरी इलाके के एक दूरदराज गांव में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस गांव के नीचे एक विशाल ब्लैक मार्केट छिपा है। हर मंगलवार यहाँ बॉक्सिंग मैच होता था। इस ब्लैक मार्केट में इसे ब्लैक बॉक्सिंग कहा जाता था। नंगे बदन के दो मजबूत आदमी एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर बुरी तरह लड़ रहे थे। हर मुक्का सीधा जिस्म पर पड़ रहा था। मुक्कों की टकराहट की भारी आवाज वहां मौजूद सबके नसों को झकझोर रही थी। भीड़ पागलों की तरह चिल्ला रही थी, हूट कर रही थी और चीयर कर रही थी। मार साले को, उसे गिरा दे। जहां मुकाबला हो वहां जुए का होना तय था। लोग दांव लगाने में पागल थे। जब खिलाड़ी हार जाता तो हारने वाले दर्शक गालियां देने लगते। हार की वजह से गुस्सा वे उस पिटे खिलाड़ी पर निकालते, यहाँ तक कि खुद को भी कोसते कि ऐसे निकम्मे पर दांव क्यों लगाया। हारा हुआ खिलाड़ी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। ना कोई उसके लिए दुखी होता, ना कोई मदद करने वाला। उल्टा हारने वाले दर्शक तो उसे फाड़ खाने को तैयार रहते। यहाँ इंसानियत का सबसे घटिया रूप खुलकर सामने आता था। पुराने लोग जानते थे कि ये खून खराबे वाले मैच तो बस शुरुआत है। आगे और भी ज्यादा क्रूर और सनसनीखेज चीजें होने वाली थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहले राउंड के बाद दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार बाएं तरफ 6 फुट लंबा मजबूत आदमी खड़ा था। दाएं तरफ दुबला पतला पीला सा लड़का था जो कुपोषित बच्चा लगता था। लेकिन इस जगह के दर्शकों को यह अजीब नहीं लगा। दोनों खिलाड़ियों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क दर्शकों की नसों को और उत्तेजित कर रहा था। इस राउंड का ऑड्स 1 से 10 का था।
मतलब अगर कोई उस दुबले लड़के पर दांव लगाता तो जीतने पर 10 गुना पैसा मिल सकता था। लेकिन इतने लुभावने दांव के बावजूद किसी ने भी उस लड़के पर पैसा नहीं लगाया। घंटी बजी और मैच शुरू हुआ। लंबा खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ा। उसने मन ही मन गिनती की, खेल को तुरंत खत्म करना चाहता था। धड़म, एक मुंके से दुबला लड़का जमीन पर गिर पड़ा। किसी को हैरानी नहीं हुई, कोई चीयर भी नहीं किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दर्शक क्षेत्र के सबसे ऊपर एक विशेष वीआईपी बॉक्स था। ये जगह केवल खास लोगों के लिए थी। एक आदमी हाथ में रेड वाइन का ग्लास झुला रहा था। उसके ठंडे, गोरे और खूबसूरत चेहरे पर नाजुक आंखें डरावनी मुस्कान के साथ चमक रही थीं। गहरी, डरावनी आवाज में उसने कहा, अफसोस, ये छोटा लड़का दिखने में अच्छा है। उसकी बात खत्म होते ही अंधेरे से एक ठंडी महिला आवाज आई। ऐसा नहीं है। उसका स्वर उस आदमी की नरमी के बिल्कुल उलट था, हड्डियां जमा देने वाला ठंडा। वह धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई और अपना चेहरा उठाया। उसकी खूबसूरती देख सबकी सांसें थम गईं। मतलब? आदमी ने जिज्ञासा से पूछा। वह जानता था कि यह औरत कभी बिना पक्के यकीन के बात नहीं करती। उसकी कही बातें अक्सर सच निकलतीं। कैथरीन ने आलस से सिर्फ एक शब्द कहा, इंट्यूशन। फिर वह स्टेज पर नजरें गड़ाए देखने लगी। गिरे हुए दुबले लड़के ने पूरी तरह हार नहीं मानी। उसने जोर लगाकर उठने की कोशिश की। लंबा आदमी ताकतवर था, उसका मुक्का इतना भारी था कि लड़का ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लंबे खिलाड़ी ने लड़के पर ध्यान भी नहीं दिया। उसे यकीन था कि खेल का नतीजा तय है। उसका बस एक ही इरादा था, अपने पिछले रिकॉर्ड से तेजी से मैच खत्म करना। उसने फिर बिना रुके मुक्का चलाया। सबको लगा कि अब खेल खत्म, लेकिन हैरानी हुई जब उसका मुक्का खाली चला गया। छोटे कद का फायदा उठाते हुए लड़के ने झुककर मुक्के से बचाव कर लिया। दर्शक हंसी और तानों से भर उठे। इस हरकत से लंबा खिलाड़ी भड़क गया। उसने एक और मुक्का चलाया। हालांकि दुबला लड़का कमजोर था, लेकिन बेहद फुर्तीला था। वह बंदर की तरह इधर उधर उछल रहा था और लंबे खिलाड़ी को पकड़ने नहीं दे रहा था। उल्टा उसे चक्कर में डाल दिया। वीआईपी बॉक्स में बैठे रेड वाइन वाले आदमी को अब कैथरीन की बात समझ आई। उसने उत्सुक होकर कैथरीन की ओर देखा और कहा, कैसी, तुम्हें कैसे पता चला कि उस लड़के ने जानबूझकर पहला मुक्का खाया ताकि सामने वाले का ध्यान कम हो जाए? वह आदमी इस बॉक्सिंग जिम का मालिक था, शॉन स्कॉट। सालों में उसने हजारों मैच देखे थे। शुरुआत में भले ही उसे उस लड़के की चाल समझ न आई हो, लेकिन अब उसे पूरा यकीन था। वो लड़का जानबूझकर पहला मुक्का खाकर सामने वाले की चाल और ताकत को परखना चाहता था। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था, लेकिन शॉन हैरान था कि कैथरीन ने शुरुआत में ही यह सब कैसे देख लिया। उसने मन ही मन सोचा, उसकी नज़र वाकई गजब की है। बड़ा आदमी बार बार छोटे लड़के द्वारा गोल गोल घुमाया जा रहा था। लगातार घूमते रहने से वह थक चुका था। न तो वह लड़के को पकड़ पा रहा था और न ही अपनी बढ़ती गुस्से को काबू कर पा रहा था। गुस्से में पागल होकर उसने हवा में ही मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि छोटा लड़का बेहद फुर्तीला था, लेकिन बड़े आदमी की ताकत बहुत ज्यादा थी। कई बार वह मुश्किल से बाल बाल बच पाया। कैथरीन ने शांत चेहरे से स्टेज का नज़ारा देखा। जैसे ही उसने देखा कि छोटा लड़का बड़े आदमी के पीछे घूमकर छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है, उसे समझ आ गया कि अब इस मैच का नतीजा तय हो चुका है। छोटा लड़का ऊंचाई से कूदा और सीधे बड़े आदमी के सबसे कमजोर हिस्से, उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर जोरदार वार किया। बड़े आदमी के पूरे शरीर पर सिर्फ यही एक जगह उसकी कमजोरी थी। वह इतना लंबा था कि अधिकांश लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे। लेकिन लड़के ने लंबे समय तक उसे देखकर आखिरकार उसकी कमजोरी पकड़ ली। भारी धमाके के साथ बड़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन गिरने से ठीक पहले उसने जोरदार वार किया और छोटा लड़का भी जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और स्टेज लाल हो गया। होस्ट ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। अब सवाल ये था कि कौन पहले उठेगा और कुछ देर खड़ा रह पाएगा।
हर सेकंड सबकी धड़कनें तेज कर रहा था। दर्शक सीटों पर सब लोग चीख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि बड़ा आदमी उठे ताकि उनका पैसा बच जाए। बड़ा आदमी बार बार सिर झटका, उठने की कोशिश की लेकिन हर बार गिर पड़ा। वहीं छोटा लड़का धीरे धीरे लेकिन मजबूती से खड़ा हो गया। उसका शरीर हवा में डगमगाती पतंग जैसा था, पर फिर भी वह खड़ा रहा। काउंटडाउन खत्म होने ही वाला था और उसी वक्त छोटे लड़के ने जीत छीन ली। उसकी जीत का मतलब था कि वहां मौजूद बहुत से लोग हार गए थे। गुस्से से भरे दर्शक स्टेज पर उस पर पानी की बोतलें फेंकने लगे। स्टेज के बीचों बीच खड़ा छोटा लड़का एक अकेला और असहाय कठपुतली जैसा लग रहा था, जो भीड़ की गालियों और तानों का शिकार था। उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि चाहे उसने मैच जीत भी लिया हो, लेकिन इनाम की रकम उसकी नहीं होने वाली थी। वो यहाँ सिर्फ एक औजार था, पैसा कमाने का औजार। कैथरीन की लोगों को परखने की काबिलियत ने शॉन को हैरान कर दिया। कैसी, तुम कमाल हो। तुमने 1 के मुकाबले 10 का दांव लगाया था। तुम्हारे $1 मिलियन अब $10 मिलियन बन चुके हैं। ये वाकई शानदार है। $10 मिलियन उनके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसका मायना अलग था। वह जीत का एहसास ही अलग था। कैथरीन ने तिरछी नज़र से शॉन को देखा, अपनी टोपी का किनारा नीचे किया और फिर शानदार अंदाज में फ्लिप लगाकर सीधे दूसरी मंजिल से कूद गई। शॉन उसके जाने की वजह पूछ भी नहीं पाया और कैथरीन का खूबसूरत साया उसकी नज़रों से गायब हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्टेज से उतरते हुए छोटा लड़का अपने मालिक से मिला। मालिक ने उसके कंधे पर हाथ मारा, सोने के दांतों से भरी मुस्कान के साथ बोला, बुरा नहीं, टाइलर। ऐसे ही मेरे लिए और पैसा कमाते रहो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। हर थपकी पिछले से भारी होती जा रही थी। चोटिल शरीर होने के बावजूद टाइलर दांत भींचकर सहता रहा। मालिक ने देखा कि लड़का झुकने को तैयार नहीं है, तो उसकी नीच हरकतें बढ़ गईं। उसने हाथ ऊपर उठाया ताकि जोरदार थप्पड़ मारकर टाइलर को जबरदस्ती घुटनों पर ला सके। उसका हाथ गिरने ही वाला था कि अचानक तेज हवा चली और किसी ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। वो पलटा और चिल्लाया, कौन है हरामी जो मुझसे पंगा ले रहा है? मुड़कर उसने देखा कि उसके पीछे काले कपड़ों में एक लड़की खड़ी है, चेहरे पर मास्क लगाए हुए। ये देखकर वह और भी उत्साहित हो गया। लड़की की संतुलित काया ने उसकी गंदी नीयत जगा दी। वह हंसते हुए बोला, ओह, कहाँ से आई हो लड़की? क्या मर्द ढूंढ रही हो मस्ती के लिए? कैथरीन के पास बकवास सुनने का वक्त नहीं था। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, किलियन जेनसन, एक सौदा करते हैं। उसका नाम सुनकर किलियन समझ गया कि लड़की भी इसी दुनिया की है। फिर भी उसका रवैया घमंडी ही रहा। इस शक्ल में वह बड़ा खिलाड़ी माना जाता था और आम लोगों की उसे परवाह नहीं थी। सौदा? हाँ, बताओ, क्या तुम साफ सुथरी होकर मेरे बिस्तर में आना चाहती हो या यहीं घुटनों पर बैठकर मेरी सेवा करना चाहती हो? अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। किलियन का सिर झटक गया। उसके मुंह से खून उछला और सोने के दांत भी बाहर गिर पड़े। जमीन पर अपने सुनहरे दांत देखकर किलियन आगबबूला हो गया। इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा। ये तो मेरी मौत को दावत दे रही है। उसने सोचा। वो कैथरीन को सबक सिखाने ही वाला था कि तभी उसने शॉन को उसके पीछे खड़े देखा। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग जिम का मालिक शॉन सबको जाना पहचाना था। उसे देखकर किलियन का रवैया नर्म हो गया। मिस्टर स्कॉट, क्या ये आपकी औरत है? उसने पूछा। शॉन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरी इतनी औकात नहीं। ये सुनकर किलियन ने सोचा कि लड़की शॉन के साथ नहीं है। उसका गुस्सा फिर भड़कने लगा, लेकिन तभी शॉन ने बीच में रोक दिया। किलियन, 2 बार सोच लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। किलियन का चेहरा उतर गया। वह गुस्से से भरा बोला, मिस्टर स्कॉट, आपके लिए मैं इसे छोड़ देता, लेकिन इसने आज मेरे दांत तोड़ दिए। अगर मैंने अपनी इज्जत वापस नहीं ली, तो इस धंधे में मेरी क्या औकात रहेगी? शॉन ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में व्यंग्य था। किलियन उसकी अजीब हरकत से हैरान रह गया।
शॉन ने आंखें सिकुड़कर कहा, तुम्हें बाद में मेरी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया कहना पड़ सकता है। मेरी खातिर। किलियान, तुम बूढ़े हो रहे हो और अब समझदारी खो चुके हो। किलियान को आज शॉन कुछ अलग ही लग रहा था। इतने सालों से इस धंधे में रहने के बाद वह जानता था, ऊपरी शक्ल से कभी अंदाजा मत लगाओ। उसे आभास हुआ कि शॉन के पास खड़ी ये औरत बिल्कुल साधारण नहीं है। जब कैथरीन ने उस पर वार किया था तो किलियान को उसकी चाल तक समझ नहीं आई थी। उसका एक थप्पड़ ही उसके सोने के दांत तोड़ गया था। इसकी ताकत कम नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। उसने कैथरीन को गौर से देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, आखिर तुम हो कौन? तुम मुझसे क्या चाहती हो? कैथरीन ने भौं उठाए और बर्फीले स्वर में किलियन के बगल में खड़े टाइलर की ओर इशारा करते हुए बोली, मुझे वो चाहिए। आखिरकार किलियन को कैथरीन का मकसद समझ आया, वो उसके पैसे कमाने वाले औजार को छीनना चाहती थी। हालांकि टाइलर बहुत दुबला पतला और छोटा था, लेकिन वह वाकई एक सख्त इंसान था। वो लड़ने की हिम्मत रखता था और मौत से नहीं डरता था। किलियन ने उसी की वजह से बहुत पैसा कमाया था। ये कहा जा सकता था कि किलियन का करियर टाइलर के कारण अपनी ऊंचाइयों पर था, तो वह कैसे इतनी आसानी से टाइलर को छोड़ देता। किलियन ने थूककर तिरस्कार से कैथरीन की ओर देखा और तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम ख्वाब देख रही हो। कैथरीन असल में किलियन से सौदेबाजी करने नहीं आई थी, वह सीधे टाइलर को मांगने आई थी। काले बाजार के अपने नियम थे, यहाँ सिर्फ एक ही नियम चलता था, ताकतवर ही राजा है। सिर्फ मजबूत इंसान को बोलने का हक था। अगर कैथरीन टाइलर को किलियन से लेना चाहती थी तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती। किलियन के तिरस्कार के बीच कैथरीन हल्की छलांग लगाकर सीधे एरिना के बीचों बीच उतर गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी नाजुक काया वाली औरत अचानक सामने आ जाएगी। भले ही उसने मास्क पहन रखा था, लेकिन उसकी लाजवाब काया ही काफी थी कि मर्द पागल हो जाएं। पल भर में कैथरीन सबका ध्यान खींच चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कोने में खड़ी ये लड़की अचानक एरिना में क्यों आई। तभी कैथरीन ने चौंका देने वाला कदम उठाया। उसने एरिना के बीच में लटकती घंटी उतारी और किलियन की ओर फेंक दी। पल भर में वह घंटी गूंज उठी। पूरे हॉल में शोर फैल गया। सबकी आंखें चौड़ी रह गईं। किसी ने चुनौती दी थी। वीआईपी सेक्शन की दूसरी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम में ट्रस्टन बड़ी दिलचस्पी से यह नज़ारा देख रहा था और उत्तेजित हो गया। मिस्टर डंकन, देखिए, किसी ने घंटी उठाई है और वो औरत है। ईडन अक्सर देश में नहीं रहता था, उसने बस इस काले बाजार के बारे में सुना था, जानता कम था। ट्रस्टन की उत्तेजना देखकर और सबसे ज्यादा जब ब्रैंडन की आंखों में भी दिलचस्पी की चमक देखी तो ईडन हैरान रह गया। उसने जल्दी से ट्रस्टन से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? सब इतने उत्साहित क्यों हैं? मुझे बताओ। ट्रस्टन ने उसे घृणा से देखा और ताना मारते हुए फुसफुसाया, गंवार कहीं का। ईडन गुस्से से भर गया, मगर सब्र किया ताकि सच्चाई जान सके। तो बताओगे या नहीं? ट्रस्टन बताने वाला था, लेकिन उसे नीचा दिखाकर ही बोला, ये घंटी काले बाजार का नियम है। अगर कोई किसी को चुनौती देना चाहे तो घंटी बजाकर सामने वाले को नामित कर सकता है। नामित व्यक्ति को चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है, लेकिन वह लड़ने का तरीका खुद चुन सकता है। अगर चुनौती देने वाला हार गया तो उसके सभी नतीजों की जिम्मेदारी उसी पर होगी। ईडन उलझन में बोला, तो वो सुनहरी दांत वाला आदमी चाहे तो 10 माहिर लोगों को उस औरत के खिलाफ उतार सकता है। ट्रस्टन ने सिर हिलाया, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर एरिना में मौजूद औरत हार गई तो उसे किलियन द्वारा बुलाए गए लोगों का खर्चा उठाना होगा। चाहे किलियन 100 लोगों को भी उसके खिलाफ खड़ा कर दे, ये अलाउड है। क्या? ईडन चौंक कर बोला, तो ये तो साफ है कि औरत हार ही जाएगी। ट्रस्टन ने भौहें चढ़ाते हुए उसे देखा, यही वजह है कि भीड़ इतनी उत्साहित है। जानते हो, पिछले 10 सालों में किसी ने चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। अब ईडन पूरी तरह जागरूक हो गया और ट्रस्टन को खींचकर एरिना की ओर देखने लगा।
उसी कमरे में ब्रैंडन भी अब दिलचस्पी के साथ एरिना पर नजरें गड़ाए बैठा था। पहले की बेरुखी के मुकाबले ब्रैंडन अब बिल्कुल सजग था। उसने नीचे खड़ी उस नाजुक काया वाली औरत को घूरा, उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। नीचे एरिना में अपनी बाहों में गिरा घंटा देखकर किलियन पल भर के लिए हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि सामने वाली औरत इस तरह चुनौती देगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह औरत बहुत आत्मविश्वासी है या बिल्कुल बेखौफ। अगर उसने चुनौती नहीं ली तो क्या लोग उसे कायर नहीं कहेंगे? अगर उसने चुनौती नहीं मानी तो आगे सब हंसेंगे कि वो औरत से लड़ने तक की हिम्मत नहीं रखता। किलियन ने सिर उठाया और घमंडी अंदाज में कैथरीन की ओर देखते हुए बोला, तो बताओ, अगर तुम्हें मेरा आदमी चाहिए तो तुम्हारी बाजी क्या है? कैथरीन ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि बगल में खड़े शॉन की ओर देखा। शॉन ने टाइलर को गौर से देखा, मगर उसे समझ नहीं आया कि कैथरीन ने उसमें ऐसा क्या देखा जो वो उसे हर हाल में चाह रही थी। शॉन ने कहा, किलियन, वह $30 मिलियन की बाजी लगा रही है। अगर वह जीत भी जाए तब भी तुम्हें $10 मिलियन देगी। शॉन जानता था कि कैथरीन के अपने उसूल थे। भले ही वह अकड़ और रौब में रहती थी, लेकिन कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करती थी। सबको मालूम था कि काले बाजार में टाइलर जैसे किशोरों की कीमत कितनी होती है। अगर किलियन हार भी गया तो भी उसे कैथरीन के दिए 10 मिलियन से घाटा नहीं होगा। शॉन की बताई रकम सुनकर किलियन संतुष्ट हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे यकीन था वह जरूर जीतेगा। इतना आसान सौदा करके 30 मिलियन कमाने का मौका, कोई भी बेवकूफ़ी इसे ठुकराता। ठीक है, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, किलियन ने हंसते हुए कहा। अब पछताना भी चाहो तो देर हो चुकी है। किलियन ने ब्लैक मार्केट के सबसे मशहूर 12 रफियंस को इस चुनौती के लिए बुलाया। ये 12 गुंडे ब्लैक मार्केट की सबसे डरावनी टीम माने जाते थे। उनमें से हर एक बेहद खतरनाक था और जब 12 मिलकर लड़ें तो कोई टिक ही नहीं सकता था। जब लोगों को पता चला कि किलियन ने 12 रफियंस को बुला लिया है तो कई लोगों ने औरत के लिए अफसोस जताया और किलियन को नीच कहा। लेकिन नियम तो नियम थे। कैथरीन ने चुनौती दी थी तो उसे कीमत चुकानी थी। 12 रफियंस शानदार अंदाज में किलियन के पैसे पर एरिना में उतरे। हर एक लंबा चौड़ा, ताकतवर और लड़ाई में माहिर था। 12 को एक साथ निकलते देख ईडन का दिल धड़क उठा। उसने ट्रस्टन को ठोकर मारी और पूछा, मिस्टर लैम्बर्ट, अगर तुम्हें एक साथ लड़ना पड़े तो कितनों को संभाल पाओगे? ट्रस्टन ने आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 2 को। उसे लगा कि 2 लोगों को हराना उसके लिए आसान था। ईडन ने तिरस्कार भरी नजर डाली। उसके हिसाब से ट्रस्टन मुश्किल से 1 को हरा सकता था। फिर उसने ठंडे चेहरे वाले पैक्सटन की ओर देखा, और तुम? पैक्सटन ने 12 रफियंस को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में झिझक झलकी। पक्का नहीं कह सकता कि जीत ही जाऊंगा। पैक्सटन डंकन परिवार की सुरक्षा टीम का सबसे बड़ा योद्धा था, और अगर वही निश्चित नहीं था तो साफ था कि एरिना में खड़ी औरत का हारना तय था। ईडन को उस नाजुक मगर खूबसूरत औरत के लिए अफसोस हुआ, इतनी बेहतरीन काया वाली लड़की जो शायद बेवजह मर जाएगी या अपाहिज हो जाएगी। कुछ पल चुप रहने के बाद पैक्सटन ने अचानक कहा, अगर मिस्टर डंकन होते तो वो जरूर जीतते। ईडन ने पहले से ही सुना था कि डंकन परिवार का सबसे ताकतवर इंसान उनकी सुरक्षा टीम नहीं बल्कि युवा मुखिया ब्रैंडन ही है। हालांकि वह बरसों से ब्रैंडन का दोस्त था, लेकिन उसने उसे कभी असल में लड़ते नहीं देखा था। अब वह बेहद उत्सुक था कि ब्रैंडन आखिर कितना शक्तिशाली है। द 12 रफियंस धूमधाम से आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका मुकाबला कैथरीन से है, उनका उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि चुनौती देने वाला कोई बड़ा माहिर होगा, इसलिए वे अच्छे मुकाबले की तैयारी करके आए थे। पर जब देखा कि सामने एक छोटी लड़की खड़ी है तो उन्हें शक हुआ कि भले ही वह जोश से भरी लगे, लेकिन शायद उनके वार नहीं झेल पाएगी। ईडन, जो 12 रफियंस में पहले नंबर पर था, उसने सबसे आखिरी नंबर वाले लेनन की ओर देखकर चिल्लाया, लेनन, तुम पहले जाओ, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं।
आमतौर पर लड़ाइयों में आगे वाले लोग ही जाते थे, लेकिन आज आखिरकार लेनन की बारी आई थी। लेनन हंसते हुए बोला, लड़की, आज जरा मजा लेने दो। किलियान का सौदा तो बहुत आसान है। इतना बढ़िया पैसे कमाने का मौका भला कौन छोड़ेगा। कैथरीन को चिढ़ाने के लिए लेनन ने केवल एक हाथ से लड़ने का इशारा किया। क्योंकि तुम औरत हो, इसलिए मैं सिर्फ एक हाथ से लड़ूंगा। कैथरीन ने उसे ठंडी नज़र से देखा। उनके बीच न कोई दुश्मनी थी न कोई गिला, लेकिन उसे औरतों को कम समझने वालों से सख्त नफरत थी। लेनन की बातों ने उसे चिढ़ा दिया। लेनन ने पहले हमला किया। वो कैथरीन को बस छेड़ना चाहता था, लेकिन उम्मीद नहीं की थी कि कैथरीन उसका मुक्का जकड़ लेगी। लेनन व्यंग्य से बोला, अरे लड़की, ताकत तो है। उसने सोचा थोड़ी सी ताकत लगाकर वह कैथरीन का हाथ छुड़ा लेगा, लेकिन पूरी ताकत लगाने पर भी उसका मुक्का वापस नहीं खींचा। वह दंग रह गया। कैथरीन की ताकत डरावनी थी। कैथरीन की ठंडी आंखों में हल्की दुश्मनी झलक रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, खेल खत्म हुआ। उसकी सांसें बिल्कुल स्थिर थीं, जिससे लेनन के मन में और भी शंका पैदा हुई। ये औरत आखिर है कौन? उसके मन में सवाल अभी कम भी नहीं हुए थे कि कैथरीन ने अचानक जोर से खींचा और लेनन को अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने घुटने पर लात मारी और दर्द से लेनन एक घुटने पर कैथरीन के सामने झुक गया। इसके बाद कैथरीन ने बिना रुके उसकी ठोड़ी पर जोरदार लात मारी। लेनन के पास मौका ही नहीं था कि वो उसकी चालें देख सके और वो पूरी तरह हार गया। पूरा मैदान गूंज उठा। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कैथरीन इतनी ताकतवर होगी। 12 रफियंस, जिन्होंने पहले कैथरीन को गिनती में भी नहीं लिया था, अब हैरान रह गए। कैथरीन ने घड़ी की ओर देखा और पाया कि वो पहले ही काफी देर कर चुकी थी। उसने 12 रफियंस की ओर हाथ हिलाकर ठंडी आवाज में कहा, सभी एक साथ आ जाओ, मुझे जल्दी है। जब एडन ने लेनन को अपने भाइयों की मदद से नीचे ले जाते देखा, तो समझ गया कि उसे अस्पताल भेजना पड़ेगा। उसने महसूस किया कि उसने कैथरीन को हल्के में लिया था, लेकिन एडन को यकीन था कि अपने भाइयों के साथ मिलकर वह कैथरीन को हरा सकता है। वह अपने कुछ भाइयों के साथ एकजुट हुआ और हमला करने की तैयारी की। उनकी गंभीरता के मुकाबले कैथरीन बहुत ही आराम से खड़ी थी। वह ऊबकर अपनी उंगलियों से खेल रही थी और इंतजार कर रही थी कि वे कब हमला करेंगे। आखिरकार उन्होंने कैथरीन पर एक साथ हमला किया। ये लोग बरसों से साथ लड़ते आए थे, इसलिए उनमें गजब की तालमेल थी। लेकिन ये केवल आम लोगों के लिए मुश्किल होता, कैथरीन के लिए नहीं। 12 लोगों से अकेले लड़ना तो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह तो सैकड़ों लोगों से एक साथ लड़ चुकी थी। कई मौके उसकी ओर आए और कैथरीन ने अपनी नन्ही काया का फायदा उठाते हुए झुककर सही समय पर वार किया। तेजी से उसने नीचे की तरफ हमला किया और किसी की टांग टूटते ही चीख सुनाई दी। कैथरीन बेहद तेज थी। उसके मुक्के और लातों की ताकत जबरदस्त थी। एडन अपने जोरदार मुक्कों के लिए जाना जाता था, जिसे कोई भी सह नहीं पाता था। लेकिन जब उसने कैथरीन पर वार किया, तो कैथरीन ने सीधे उसके मुक्के को पकड़ लिया। भीड़ ने सोचा कैथरीन ने अपनी ताकत को बड़ा चढ़ाकर आंका है, लेकिन अगले ही पल एडन का चेहरा बदल गया। कैथरीन ने बाएं हाथ से उसका चेहरा पर घूंसा मारा और वह भारी भरकम आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लड़ने की ताकत खोकर। सभी दंग रह गए। मैदान एकदम सन्नाटा हो गया। ये लड़ाई नहीं, बल्कि कैथरीन का एकतरफा खेल था। सिर्फ 10 मिनट में उसने पूरे 12 रफियंस को हरा दिया। दर्शक अवाक थे। कुछ तो इतने हैरान हुए कि उनके मुंह खुले रह गए। एडन मुश्किल से उठते हुए कैथरीन की ओर डर से भरी नज़र से देखता हुआ बोला, क्या तुम कैसी हो? कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे मंच से उतरने लगी। एडन फिर चिल्लाया, तुम कैसी हो? मैंने गलती नहीं की। कैथरीन ने पलटकर मुस्कराते हुए व्यंग्य से कहा, क्या मैंने कहा कि मैं नहीं हूँ? मंच पर लगे रेडियो से उनकी बातचीत पूरे हाल में गूंज उठी। एक पल में वहां फिर से शोर मच गया। किलियान, जो ब्लैक मार्केट का पुराना खिलाड़ी था, उसने नाम कैसी सुना और हैरान रह गया। अब उसे समझ आया कि शॉन क्यों कह रहा था कि उसे धन्यवाद करना चाहिए।
सचमुच शॉन ने उसकी जान बचाई थी। किलियान ने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने खड़ी यह छोटी सी लड़की दरअसल मशहूर कैसी होगी। ऊपर दूसरी मंजिल के प्राइवेट रूम में बैठा एडन उलझन में था। उसने देखा कि नीचे कैसी का नाम सुनते ही भीड़ और भी पागल हो रही थी। उसने पूछा, मिस्टर लैम्बर्ट, ये कैसी कौन है? लोग उसका नाम सुनकर इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं? ट्रस्टन भी असमंजस में था, लेकिन एडन के सामने अनुभवी दिखने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने सर्विस बेल बजाई। एक वेटर आया तो ट्रस्टन ने $1000 टिप उसकी थाली में डाल दी और बोला, लो, इसे समझाओ कि नीचे क्या हो रहा है और कैसे की कहानी बताओ। योजक चिन्ह। खुशकिस्मती से वह वेटर ब्लैक मार्केट में काफी समय से काम कर रहा था और उसे कैसी के बारे में थोड़ी जानकारी थी। मेज पर रखी टिप देखकर उसने शांति से स्वीकार किया और बताना शुरू किया। सज्जनों, कैसी हमारे ब्लैक मार्केट की एक लेजेंड है। उसकी कहानी 5 साल पहले शुरू हुई थी। पिछले कुछ सालों से ब्लैक मार्केट में एक दंतकथा चल रही थी। वहाँ एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग चैंपियन थी, जिसने केवल 1 साल में गुमनामी से उठकर इतना नाम कमा लिया कि पूरा ब्लैक मार्केट उससे डरने लगा। भीड़ को उस चैंपियन के बारे में बहुत कम पता था। पहले तो उनका नाम, उम्र, कहाँ से आई है, यहाँ तक कि वो औरत है या मर्द, कुछ भी किसी को नहीं पता था। कैसी नाम भी तभी सबको पता चला जब उसने खुद बताया। कैसी ने अंडरग्राउंड बॉक्सिंग में कदम रखने के बाद कभी कोई मुकाबला नहीं हारा। उसने लगातार 3 दिन 3 रात बिना सोए और बिना आराम किए लगातार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया। वो लड़ाई उसे मशहूर कर गई और वह अंडरग्राउंड बॉक्सिंग की सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन गई। उसकी पहचान के बारे में कोई जानकारी न होना उसे रहस्यमय बनाता था और लोग उससे डरते भी थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। लेकिन जैसे कैसी जल्दी मशहूर हुई, वैसे ही अचानक गायब भी हो गई। उसे रिंग में उतरे हुए 3 साल हो चुके थे। बहुत लोग उस चैंपियन को भूलने लगे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कैसी की दास्तान खत्म हो गई थी। आज जब उसकी पहचान सामने आई तो पुराने दर्शकों की उत्तेजना इसका सबूत थी। कैसी बहुतों के दिलों में एक मिथक थी। वेटर की बात सुनकर एडन और ट्रस्टन दोनों के चेहरे पर वही हैरानी थी जो बाकी भीड़ के चेहरे पर थी। खासकर एडन की आंखें हैरानी से फैल गईं और होंठ कांपते हुए बोले, तुम कह रहे हो उसने लगातार 3 दिन 3 रात सबको अकेले हराया? वेटर ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में कैसी के लिए प्रशंसा झलक रही थी। एडन ने भी पैक्सटन की बात सुनी थी। अब वेटर से सुनकर उसने फिर पैक्सटन की ओर देखा। तुम उससे कितनी देर तक लड़ सकते हो? पैक्सटन ने हल्की त्योरी चढ़ाई और ठंडी आवाज में कहा, 10 मिनट। भीड़ की नजरें अनायास ब्रैंडन की ओर गईं। उसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा और गहरी उदासी थी, मानो उसकी निगाहें डर पैदा कर रही हों। वह ठंडी नजरों से नीचे देख रहा था। उसकी नजरें उसी औरत कैथरीन के पीछे थीं। कैथरीन ने उससे कहा था कि स्कूल में रिहर्सल है। ब्रैंडन ने मन ही मन सोचा, बहुत अच्छा। कैथरीन अब उससे झूठ बोलना सीख चुकी थी। कैथरीन एरिना से बाहर आई और सीधे किलियान के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी ठंडी निगाहें उस पर जमी थीं। मैं जीत गई हूँ, अब उसे मेरे साथ जाना होगा। अगर किलियान को कैथरीन की पहचान पहले न पता होती तो शायद वह आखिरी बार विरोध करता। लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि सामने कैसी खड़ी है, तो हिम्मत कौन करता। जब तक कोई अपनी मौत न बुलाना चाहे, कोई कैसी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। किलियान ने जल्दी से मुस्कराते हुए खुशामदी अंदाज अपनाया। कैसी, तुम जीत गई हो और टाइलर अब तुम्हारा है। मुझे कोई शिकायत नहीं। असल में किलियन तो यही सोच रहा था कि भगवान का शुक्र है कैसी ने उस पर गुस्सा नहीं किया। शिकायत करने की हिम्मत ही कहाँ थी। कैथरीन ने बगल में खड़े शॉन की ओर देखा। शॉन ने तुरंत एक चेक निकालकर किलियन को थमा दिया। $10 मिलियन ये तुम्हारा है। किलियन ने घबराकर हाथ हिलाया। नहीं, मैं ये पैसा नहीं ले सकता। हालांकि पैसा जरूरी था, लेकिन जिंदगी उससे ज्यादा। शॉन ने ठंडी मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखा।
उसकी नुकीली आंखों में हल्की खिल्ली थी। ले लो, तुमने उसे खरीदते समय सिर्फ $1 लाख दिए थे। मैं तुम्हें उसका 100 गुना दे रहा हूँ। घाटा नहीं है। किलियन ने ठंडा पसीना पोंछते हुए चेक ले लिया। उसे हैरानी नहीं हुई कि शॉन उसके बारे में सब जानता है। आखिर ब्लैक मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो शॉन से छुपी हो। सब व्यवस्था करने के बाद कैथरीन ने टाइलर की ओर देखा और बाहर निकल गई। टाइलर तुरंत उसके पीछे हो लिया। अब वो कैथरीन का आदमी था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। टाइलर को ये बात बचपन से ही पता थी। ऊपर दूसरी मंजिल के प्राइवेट रूम में पैक्सटन को एक नई जानकारी मिली। उसने तुरंत ब्रैंडन को रिपोर्ट दी। मिस्टर डंकन, जिसे हम ढूंढ रहे थे, वह नीचे वही लड़का टाइलर है। लेकिन अब वह लड़का किसी और के साथ चला गया था। पैक्सटन का चेहरा गुस्से से भर गया क्योंकि उनकी सूचना देर से पहुंची थी। मिस्टर डंकन, क्या आप चाहते हैं मैं जाकर लड़के को वापस ले आऊं? ब्रैंडन ने ठंडी नज़रों से उसे देखा और कहा, क्या तुम उसे हरा सकते हो? पैक्सटन ने शर्म से सिर झुका लिया। वह सचमुच नहीं हरा सकता था। ब्रैंडन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, भूल जाओ, किसी को लगा दो उन पर नज़र रखने के लिए और कुछ भी हो तो तुरंत रिपोर्ट करो। ठीक है, पैक्सटन ने आदेश मान लिया, लेकिन उसे यह अजीब लगा। ब्रैंडन जिस लड़के को पाना चाहता था, उसे इतनी आसानी से किसी और को कैसे जाने दे सकता है? ये ब्रैंडन के स्वभाव से मेल नहीं खाता था। भले ही कैसी कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, कासिया में डंकन्स के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। लड़ने की ताकत एक बात थी, लेकिन क्या वह हथियारों का सामना कर सकती थी? पैक्सटन को हमेशा लगता रहा कि ब्रैंडन की नज़रें उस औरत कैसी पर कुछ ज्यादा ही अलग थीं। कैथरीन ब्लैक मार्केट की सबसे गुप्त मंजिल टॉप फ्लोर पर पहुंची। वहां शॉन का दफ्तर था। अब कैथरीन वहां सोफे पर आराम से बैठी थी और उसके सामने उसका नया इनाम, टाइलर। कैथरीन आलस भरे अंदाज में पीछे झुककर बैठी थी, आंखें थोड़ी मुंदी हुई थीं। उसका रवैया बिल्कुल अलग था, जैसे वह वही जोशीली बॉक्सिंग चैंपियन न हो। लड़ाई के बाद वह थोड़ी थकी हुई थी। उसकी आवाज़ भी हल्की भर्रा गई थी। उसने गाल पर हाथ टिकाकर कहा, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मुझसे 3 सवाल पूछ सकते हो। टाइलर समझदार था और तुरंत कैथरीन की बात का मतलब समझ गया। मौका गंवाना नहीं चाहता था, उसने तुरंत पहला सवाल कर दिया। तुमने मुझे क्यों खरीदा? उसे लगता था कैथरीन का मकसद किलियन जैसा नहीं है, जिसने उसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए खरीदा था। वह अनाथ था और सड़कों पर बड़ा हुआ क्योंकि उम्र ज्यादा होने की वजह से उसे अनाथालय में जगह नहीं मिली। उसका एक अच्छा दोस्त भूख के कारण चोरी करते पकड़ा गया और किलियन के लोगों ने उसे अंडरग्राउंड बॉक्सिंग में घसीट लिया। दोस्त को बचाने और उसे जिंदा रखने के लिए टाइलर किलियन का पैसा कमाने का औजार बन गया। कैथरीन को टाइलर का ये सवाल अप्रत्याशित नहीं लगा। किसी ने मुझे सौंपा है, ये कैथरीन का जवाब था। कौन? टाइलर ने दूसरा सवाल पूछा। कैथरीन ने बिना हिचकिचाए सीधे बता दिया। उसे कोई डर नहीं था कि टाइलर सच्चाई जान जाएगा। उसने पास से एक फाइल उठाकर टाइलर की ओर फेंक दी। तुम्हारे असली पिता। वास्तव में किसी ने उसे टाइलर को सौंपा था। उनके बीच जो सौदा हुआ था, वह टाइलर को जानने की जरूरत नहीं थी। उस फाइल में टाइलर के पिता की जानकारी थी। अगर टाइलर जानना चाहता, तो वह खुद पढ़ सकता था। ये कैथरीन की तरफ से उसका तोहफा था। कैथरीन नींद में थी और चाहती थी ये सब जल्दी निपट जाए। अब तीसरा सवाल पूछ लो। योजक चिन्ह। टाइलर जानता था कि कैथरीन के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये सिर्फ कैथरीन की रहस्यमयी पहचान की वजह से नहीं था, बल्कि उसकी प्रभावशाली शक्ति भी उसे भयभीत कर देती थी। क्या आप मेरी मदद कर किसी को बचा सकती हैं? ये सुनकर कैथरीन को थोड़ी दिलचस्पी हुई। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या ये तुम्हारा तीसरा सवाल है? हाँ, टाइलर तुरंत बोला। वह कैथरीन को उम्मीद से घूरने लगा। क्या आप मेरी मदद करेगी? अगर आपने मदद की, तो मैं आपका हर आदेश मानूंगा। टाइलर के पास अब कोई साधन नहीं थे।
उसके पास केवल आदेश मानना और दूसरों से स्वीकृति पाना ही विकल्प था। तुम्हारा नाम क्या है? कैथरीन ने पूछा तो टाइलर कुछ पल झिझका। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना अप्रासंगिक सवाल पूछा जाएगा। उसे याद आया कि उसने पहले क्या कहा था और तुरंत आज्ञाकारी हो गया। मेरा नाम एरिक ओल्सन है। कैथरीन के सामने आने का असली कारण याद करके टाइलर ने जोड़ा, मैंने अपनी माँ का उपनाम लिया है। टाइलर नाम तो किलियन ने मुझे निकनेम दिया था, आप मुझे एरिक कह सकती हैं। कैथरीन को पता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा। उसे मिली जानकारी में भी यही था कि उसकी जन्मदात्री माँ का उपनाम ओल्सन था। तुम मेरे आदेश क्यों मानना चाहते हो? जब वो किलियन के साथ था तब उसके आदेश पर लड़ाई करता और पैसे कमाता था, लेकिन तब भी वह हमेशा विद्रोही रहता था। मगर कैथरीन के सामने वह पूरी तरह आज्ञाकारी हो गया था। एरिक कैथरीन का आशय समझ गया। उसके सवाल से उसका चेहरा हल्का लाल पड़ गया और उसमें थोड़ी झिझक झलकने लगी। क्योंकि आप बहुत ताकतवर हैं। कैथरीन ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे तारीफें वह कई बार सुन चुकी थी और अब उसकी आदत बन चुकी थी। एरिक का मकसद समझने के बाद कैथरीन ने उसकी बात मान ली। जिसे बचाने को कह रहे हो वह तुम्हारा साथी है? हाँ, एरिक ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने मेरी जान बचाई थी। कैथरीन ने एरिक का इस्तेमाल किसी चीज के लिए करना चाहा था। यही कारण था कि वह आज बॉक्सिंग जिम आई थी। अब उसने उसकी शर्त मान ली। यह एक बराबरी का सौदा था, न किसी का किसी पर एहसान, न कोई बकाया। मैं शॉन से कहूंगी कि वह तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढने में मदद करे। तुम यहीं रुको और उसके साथ रहो, कहीं और मत जाना। जैसे ही कैथरीन उठकर जाने लगी, एरिक को एक अनजानी बेचैनी हुई और उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, और आप? क्या आप वापस नहीं आएंगी? कैथरीन ने मुड़कर उसकी ओर देखा और कहा, कल शाम मैं तुम्हें लेने आऊंगी। एरिक हल्का मुस्कुराया और अपने प्यारे कैनाइन दांत दिखाते हुए धीरे से बोला, ठीक है। उसे यह अच्छा लगा कि उसे जवाब मिला और उसे छोड़ा नहीं गया। कैथरीन ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकली तो पाया कि शॉन दरवाजे की चौखट से टिककर खड़ा है। शॉन ने आंखें सिकोड़ते हुए शरारती अंदाज में कैथरीन को देखा और धीमी, इशारों भरी आवाज में बोला, कैसी, ऐसे छोटे लड़कों को फुसलाना सही नहीं है। कैथरीन की आकर्षक आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। उसने उसे एक नज़र डाली और चेतावनी दी, अपना काम देखो। कैथरीन के चले जाने के बाद ही शॉन ने चैन की सांस ली। उसके जैसी औरतें खतरनाक थीं। वो उसे नाराज करने की हैसियत नहीं रखता था। चूंकि वो उसे नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए चुप रहकर अपनी खैर मनानी ही बेहतर थी। वो मुड़कर ऑफिस में गया तो एरिक की तेज और अजीब नज़रें उस पर जमी हुईं। कैथरीन की चेतावनी से अभी तक सहमा हुआ शॉन तुरंत चिढ़ गया। उसने झल्लाकर कहा, क्या घूर रहा है? लड़ना चाहता है? एरिक शांत रहा और ठंडी आवाज में बोला, कैसी ने कहा है कि तुम मेरी मदद करके किसी को बचाओ? शॉन ने उसे तिरस्कार से देखा और तंज कसा, मैं उसकी बात क्यों मानूं? तुम समझते हो मैं कौन हूँ? एरिक का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी आंखों में ठंडक उतर आई। क्या तुम उसका अपमान कर रहे हो? उसने खतरनाक लहजे में कहा और उसके शरीर से रक्तपिपासु आभा निकलने लगी। अभी तक गुस्से में उबल रहा शॉन अचानक हंस पड़ा, लेकिन उसकी मुस्कान में खतरनाक तीखापन था। वो एरिक के और करीब आया और उसे ऊपर से नीचे तक परखते हुए बोला, टाइलर, तुम इतनी जल्दी कैसी के काबू में आ गए? अब उसकी हिफाजत भी करने लगे। ये सुनकर एरिक कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कैथरीन उसके लिए इतनी खास हो चुकी है। शॉन ने उसकी गहरी सोच देखी और हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे ऑफिस में गूंज उठी। फिर बोला, हा हा, मज़ेदार, सच में मज़ेदार। चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तो बस कैसी का काम पूरा करूंगा। जब कैथरीन काले बाजार से बाहर निकली तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने बेपरवाही से चलना जारी रखा। उसे परवाह नहीं थी, अगर सामने वाला हिम्मत रखता है तो सामने आ सकता है।
लेकिन पीछा करने वाला शायद उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बस पीछे पीछे चलता रहा। कैथरीन जब अपने अपार्टमेंट पहुंची तो उसे लगा पीछा करने वाला गायब हो गया है। पक्का करने के बाद कि कोई नहीं है, उसने लिफ्ट का बटन दबाया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उसके घर का पता जान ले। बस वो ऑड्री से अचानक टकराना नहीं चाहती थी, जो अजीब समय पर आती जाती रहती थी। गलियारे की ऑटोमेटिक लाइटें शायद खराब थीं। लिफ्ट खुलने पर भी जल नहीं रही थीं। कैथरीन ने परवाह नहीं की और आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। बचपन से ट्रेनिंग की वजह से उसकी रात में देखने की क्षमता नाइट विशन गॉगल्स से भी बेहतर थी। वह बिना रोशनी के भी सामान्य रूप से चल सकती थी। तभी उसे पीछे से धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई दी और वह हल्का भौहें चढ़ाई। अचानक हवा का एक झोंका उसकी ओर आया। कैथरीन तुरंत हरकत में आई और दोनों के बीच थोड़ी झड़प हुई। लेकिन कुछ सेकंड बाद कैथरीन रुक गई और जानबूझकर खुद को समर्पित कर दिया। उसने खुद को गले लगाने दिया। पीछे से एक भारी, गहरी पुरुष आवाज़ आई, अब और नहीं लड़ोगी। कैथरीन ने घमंडी मुस्कान दी और धीमे स्वर में बोली, अगर तुम्हें चोट पहुंच गई तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये सुनकर वह आदमी हंसा। जैसे ही फिंगरप्रिंट लॉक बीप कर खुला, वह आदमी कैथरीन को कमरे में ले गया। उसकी हरकतों से कैथरीन ने उसकी पहचान उसकी महक से कर ली। कैथरीन तुरंत रुक गई। वह जानती थी यह ब्रैंडन है और ब्रैंडन उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अंदर पहुंचकर कैथरीन बड़े आराम से नए बने विशाल रिक्लाइनर पर फैल गई। ये ब्रैंडन ने उसके आने के बाद ही खरीदा था। इस पर कैथरीन आराम से खेल खेलते खेलते सो जाती और अंत में ब्रैंडन उसे गोद में उठाकर बेडरूम ले जाता। उसे लगता था कि रिक्लाइनर पर सोना उसकी हड्डियों पर असर डाल सकता है। कैथरीन ने जैसे ही आरामदायक जगह बना ली, ब्रैंडन ने शांति से पूछा, क्या तुमने अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं ही हूँ? कैथरीन ने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल। जैसे ही तुम पास आए, मुझे समझ आ गया। लगता था कैथरीन का मूड आज अच्छा था। उसकी मुस्कान के साथ आंखें और भी खूबसूरत लग रही थीं। उसकी मुस्कान इतनी चमकदार और मोहक थी कि उसने ब्रैंडन के दिल को गर्माहट से भर दिया। वापसी से पहले ब्रैंडन ने सोचा था कि कैथरीन से पूछे कि वो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग जिम क्यों आई थी और एरिक को साथ ले जाने का उसका मकसद क्या था। लेकिन कैथरीन की मुस्कान देखते ही उसने सारे सवाल छोड़ दिए। पूछने की ज़रूरत नहीं थी। आखिर कैथरीन उस पर इतना भरोसा करती थी और तुरंत ही उसके सामने समर्पित हो गई थी। ब्रैंडन ने हाथ बढ़ाकर अपनी लंबी उंगलियों से धीरे से कैथरीन का खूबसूरत चेहरा सहलाया। उसकी आवाज़ भी नर्म हो गई, भूखी हो। कैथरीन स्कूल के बाद सीधे ब्लैक मार्केट चली आई थी और कुछ खाया नहीं था। अगर ब्रैंडन ने याद न दिलाया होता तो शायद उसे ध्यान भी न रहता कि उसने कुछ नहीं खाया। अनजाने में ही उसने अपना चेहरा ब्रैंडन के हाथ की ओर झुका दिया और ऐसे गाल रगड़ने लगी जैसे कोई पालतू बिल्ली अपने मालिक से लाड करती है। वह हल्का सा स्पर्श बिजली जैसा लगा। ब्रैंडन का दिल तुरंत बेचैन हो गया। कैथरीन के सामने उसका गर्वित आत्मसंयम आसानी से टूट सकता था। अच्छे से यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार करता हूँ। ब्रैंडन को जल्दी से भागते देख कैथरीन हल्का मुस्कराई। यह मज़ेदार था। उसने अभी अभी उसकी आंखों में आग साफ देखी थी। ब्रैंडन ने फुर्ती से काम किया। केवल 10 मिनट में उसने टमाटर सॉस वाली सुगंधित पास्ता बना दी। खुशबू के पीछे पीछे कैथरीन खुद ब खुद आ पहुंची। पास से देखने पर सॉस लाल तो थी, मगर उसमें जरा भी तीखापन नहीं था। कैथरीन तुरंत भौहें चढ़ा बैठी। ब्रैंडन को अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वह कैथरीन के मन की बात जानता था। उसने धीरे से उसे कांटा थमाया। देर हो गई है, ज्यादा मसालेदार मत खाओ। कैथरीन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नखरे दिखाए। ब्रैंडन ने धैर्य से समझाया, बस एक बार चखकर देखो, अगर पसंद न आए तो मैं कुछ और बना दूंगा। कैथरीन नरमी से मनाने पर जल्दी मान जाती थी। ब्रैंडन का ये लाड़ भरा अंदाज उसके लिए सबसे असरदार था। वह चुपचाप बैठ गई और एक और खा लिया। पास्ता इतना स्वादिष्ट था कि उसकी आंखें अपने आप आधी बंद हो गईं।
सामान्य तौर पर उसे टमाटर सॉस बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ब्रैंडन के बनाए पास्ता में टमाटर का स्वाद न के बराबर था। वह बेहद लजीज था और कैथरीन पूरी तरह से तीखेपन की कमी भूल गई। उसने संतुष्ट भाव से खाना शुरू कर दिया। ब्रैंडन पास खड़ा उसे मुस्कराकर देख रहा था। उसे एक एक कौर खाते देख वह समझ गया कि उसने सही फैसला किया। कैथरीन सिर्फ एक खतरनाक जानवर ही नहीं थी, बल्कि खाने पीने की शौकीन भी थी। खाना खत्म करने के बाद ब्रैंडन कुछ वर्कशीट्स लेकर आया और कैथरीन के सामने रख दी। ये उसकी पढ़ाई मजबूत करने के लिए अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न थे। भले ही कैथरीन के अंक पहले से ही बेहतरीन थे, लेकिन ब्रैंडन का कहना था कि आने वाली परीक्षा के लिए उसे ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। कैथरीन चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर सकी और अनिच्छा से अभ्यास करने लगी। उसे लगा ब्रैंडन किसी छुपे इरादे से ऐसा कर रहा है। उसे अजीब सा आभास हुआ कि ब्रैंडन के मन में कुछ और ही योजना है। उसने सोचा, कहीं उसे पता तो नहीं कि मैं आज रिहर्सल में नहीं गई थी। अगले दिन स्कूल के बाद कैथरीन ने ब्रायन का गेम खेलने का निमंत्रण ये कहकर टाल दिया कि उसकी पहले से कोई योजना है। जैसे ही वह गेट से बाहर निकली, रोनन उसे पकड़ लिया। कैथरीन, क्या तुम ब्लैक मार्केट जा रही हो? कैथरीन ने जवाब नहीं दिया। रोनन ने आवाज़ धीमी की और उसके करीब आकर फुसफुसाया, कैथरीन, मुझे भी साथ ले चलो। मैं वादा करता हूँ कि राज रखूंगा और ब्रायन व बाकी किसी को पता नहीं चलने दूंगा। रोनन को लगा कैथरीन इसलिए मना कर रही है कि अगर वह उसके साथ गया तो ब्रायन और दूसरों को खबर हो जाएगी। उसे अफसोस था कि वह कल उसके साथ नहीं गया। उसने सोचा था कि यह उसकी सामान्य ब्लैक मार्केट की विजिट होगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन खुद सीधे दखल देगी। शॉन द्वारा भेजी वीडियो देखकर उसका मन किया काश वह वक्त पीछे मोड़ सकता और उस समय जाकर कैथरीन के लिए तालियां बजा सकता। रोनन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना रोमांचक नज़ारा मिस कर दिया। उसी की जिद पर शॉन ने उसे यह जानकारी बेच दी कि कैथरीन आज रात फिर ब्लैक मार्केट जाएगी और टाइलर नाम के उस लड़के को साथ ले जाएगी। रोनन कल का शो मिस कर चुका था, आज मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह कैथरीन से मिन्नतें करता रहा। कैथरीन उसे भली भांति जानती थी। रोनन जिद पकड़ ले तो अड़ियल हो जाता था, इसलिए उसने उसे साथ ले जाने का निश्चय किया। उसने ठंडी नज़र डालकर कहा, जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे देर होना पसंद नहीं। रोनन एक पल को हैरान रह गया, फिर समझ गया और खुशी से चिल्लाया, धन्यवाद कैथरीन। ये कहकर वह दौड़ पड़ा। उसे डर था कि अगर धीमा हुआ तो कैथरीन डांट देगी। वह जानता था कि उसे देर पसंद नहीं, इसलिए किसी भी हालत में उसे निराश नहीं कर सकता था। आधे घंटे बाद वे ब्लैक मार्केट पहुंचे। शॉन पहले से सूचना पाकर दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, लेकिन उनकी हैरानी की बात थी कि एरिक भी शॉन के साथ खड़ा था। कैथरीन को देखते ही एरिक के हमेशा उदास चेहरे पर चमक आ गई। शॉन ने पहल करते हुए कैथरीन को नमस्ते किया और पूछा, कैसी, तुम रोनन को क्यों साथ लाई हो? ये सुनते ही रोनन ने तुरंत शॉन को लात मारी। शॉन फुर्ती से बचा और वार टल गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने रोनन को कोसा, बदतमीज। हिम्मत है मेरी तरफ हाथ उठाने की। स्कॉट्स परिवार अंडरवर्ल्ड का एक ताकतवर नाम था। उनका नाम ही डर और इज्जत दिलाता था। शॉन उसी परिवार का वारिस था। वह अकेले ही पूरे ब्लैक मार्केट को संभालता और जल्दी ही ताकतवर लोगों में गिना जाने लगा। हर कोई उससे पंगा लेने से कतराता था, लेकिन रोनन ने सीधे टक्कर ले ली थी। रोनन को कोई परवाह नहीं थी। उसने शॉन की धमकी सुनकर तिरस्कार से कहा, मेरा काम तुमसे क्या लेना देना? कैथरीन मुझे साथ लाना चाहती है। अगर तुमने हमारे बीच दखल दिया तो मैं तुम्हारा यह अंडरग्राउंड मार्केट जला दूंगा। शॉन के चेहरे पर और सख्ती आई और उसने दांत भींचकर कहा, हिम्मत है तो करके दिखाओ। तनाव बढ़ गया और आसपास खड़े लोग डर के मारे कांपने लगे। कोई बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। तभी कैथरीन तंग आ गई। उसने भौहें चढ़ाकर सख्ती से डांटा, काफी है। अगले ही पल दोनों चुप हो गए।
कुछ सेकंड बाद शॉन ने गला साफ किया और खुद को संभालने के लिए कहा, आज कैसे की खातिर छोड़ रहा हूँ। रोनन ने तिरस्कार से मुस्कराकर जवाब दिया, ठीक है, मैं भी सिर्फ कैथरीन की वजह से झगड़ा नहीं कर रहा। योजक चिन्ह। रोनन और शॉन ने बहस करना बंद कर दिया। कैथरीन ने देखा कि एरिक बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे घूर रहा था। एरिक की आंखें कैथरीन पर टिकी हुई थीं, उनमें जरा भी झलक नहीं थी। आज कैथरीन ने पिछली बार की तरह मास्क नहीं पहना था। उसका खुला चेहरा अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत था, जैसे किसी परीक्षा की राजकुमारी। एरिक पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने उसके मास्क के पीछे अनगिनत चेहरे सोचे थे, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कैथरीन इतनी सुंदर होगी। कैथरीन ने एक नज़र डाली और बिना परवाह किए आगे बढ़ गई। उसने एरिक पर ध्यान नहीं दिया। रोनन तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। शॉन ने एरिक के कंधे पर हाथ रखा और मजाक करते हुए बोला, जाग जा, बच्चे। शॉन को ये देखकर कोई हैरानी नहीं हुई कि कैथरीन का असली चेहरा देखकर एरिक स्तब्ध रह गया था। आखिरकार, जब शॉन ने पहली बार कैथरीन का चेहरा देखा था, तब भी वह काफी देर तक हैरान रह गया था। एरिक को होश आया और उसने सिर झुकाकर तेजी से कदम बढ़ाए। उसके लाल पड़े कान उसके असली जज्बात बयां कर रहे थे। चारों एक साथ शॉन के ऑफिस पहुंचे। अंदर जाते ही रोनन ने एरिक का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने एरिक को सिर से पांव तक ध्यान से देखा। कैथरीन, क्या यही वो शख्स है जिसे विनफ्रेड्स ढूंढ रहे हैं? कैथरीन ने आलस से सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, रोनन, मुझे पानी लाओ। रोनन फुर्ती से शॉन का फ्रिज खोलने गया। एक नज़र डालकर उसने भौहें सिकोड़ ली और शिकायत की, कैथरीन, शॉन का कोई टेस्ट ही नहीं है। फ्रिज में विदेशी शराब के अलावा बस बोतलबंद पानी है। कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। शॉन शायद उस बोतलबंद पानी का इस्तेमाल शराब में मिलाने के लिए करता था। उसने रोनन की नखरीली बातों पर उसे घूरा। रोनन ने और भी तंज कसा, क्या मैंने झूठ कहा? कैथरीन को ये बोतलबंद पानी देने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज़ में साफ तिरस्कार झलक रहा था। कैथरीन की बात आते ही शॉन बहस नहीं करना चाहता था। यह लाओ, कैथरीन ने आदेश दिया। रोनन ने अनिच्छा से बोतल खोली और कैथरीन को थमा दी। कैथरीन, तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। वापस चलते ही मैं तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा ब्रांड दिलवाऊंगा। कैथरीन को कोई परवाह नहीं थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि क्या पी रही है, बस साफ होना चाहिए। पानी तो बस प्यास बुझाने के लिए था। एक घूंट लेकर प्यास बुझाने के बाद कैथरीन ने ठंडी आवाज में शॉन से पूछा, बंदा मिला? शॉन जानता था कि कैथरीन किसके बारे में पूछ रही थी। उसने कहा, मैंने किलियान से उसे छुड़ाने के लिए $10 लाख दिए। किलियान ने बेहिचक ऊंची कीमत मांगी थी। एरिक का दोस्त कोई खास कीमत नहीं रखता था, लेकिन किलियान ने फिर भी $1 मिलियन की मांग की। कैथरीन ने ये काम शॉन को सौंपा था और वह इससे बच नहीं सकता था। समय कम था, इसलिए शॉन मोलभाव नहीं कर सका और उसे भारी रकम देनी पड़ी। जब वो यहाँ आ जाएगा तो मैं उसके लिए फैक्ट्री में काम का इंतजाम कर दूंगा। बस वह ईमानदारी से काम करे तो फैक्ट्री खाना, रहना और तनख्वाह सब देगी। उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। शॉन हमेशा हर बात का ध्यान रखता था। ये सुनकर कैथरीन ने भौं उठाए और एरिक की ओर देखा। सुना। एरिक ने सिर हिलाया और कृतज्ञता से कैथरीन को देखा। पहले किलियान ने उसके दोस्त को भूमिगत मनी एक्सचेंज में काम करने को मजबूर किया था, जहां उसकी जिंदगी नरक बन गई थी। अब उसे छुड़ाकर सामान्य जीवन जीने का मौका मिल रहा था। ये उसके लिए काफी था। धन्यवाद, अब मैं तुम पर $11 मिलियन का कर्जदार हूँ, एरिक ने कहा। कैथरीन ने उसे छुड़ाने के लिए 10 मिलियन और उसके दोस्त के लिए 1 मिलियन दिए थे। एरिक ने ये रकम साफ याद रखी थी। ये सुनकर रोनन ने एरिक को फिर गौर से देखा और चिढ़ाते हुए बोला, वाह, बड़ी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। मेरी शर्त है कि अभी तुम्हारी जेब में $100 भी नहीं होंगे। लौटाओगे कैसे? एरिक ने रोनन की ओर गंभीरता से देखा और सख्त लहजे में बोला, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं अपना वादा निभाऊंगा। अगर नहीं निभा पाया
तो अपनी जान से चुकाऊंगा। रोनन ने एरिक की आंखों में कुछ जाना पहचाना देखा। उसी पल उसे समझ आया कि कैथरीन ने खुद एरिक को बचाने का फैसला क्यों किया था। विनफ्रेड्स वाकई खुशनसीब थे कि उनके पास इतना जज्बाती लड़का था। रोनन ने एरिक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश लड़के, तेरे अंदर दम है। मुझे तेरी ये जिद पसंद आई। एरिक चुपचाप गंभीर चेहरे के साथ खड़ा रहा। उसकी नज़रें लगातार कैथरीन पर टिकी थीं। तभी कैथरीन ने अचानक आदेश दिया, आधे घंटे में इसके कपड़े बदलवा दो, फिर हम बाहर खाना खाने चलेंगे। रोनन ने कभी कैथरीन के आदेशों पर सवाल नहीं उठाया। वो हमेशा मानता था, ठीक है कैथरीन। रोनन की आज्ञाकारिता देखकर एरिक ने भी कुछ नहीं कहा और उसके साथ चला गया। उनके जाने के बाद शॉन ने पूछा, कैसी, टाइलर तुम्हारी इतनी सुनता क्यों है? मैंने उसे दरवाज़ा बंद करने को कहा तो उसने ऐसे लिया जैसे जान मौत का मामला हो। उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। कैथरीन कहना चाहती थी कि क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, लेकिन सालों की दोस्ती का ख्याल रखकर उसने खुद को रोक लिया। मैंने $10 मिलियन दिए हैं, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। शॉन ने सोचा और उसे तर्कसंगत पाया। ब्लैक मार्केट ऐसे बच्चों से भरा था जैसे एरिक। भले ही एरिक थोड़ा अलग दिखता था, लेकिन $10 मिलियन की कीमत का तो नहीं था। कैसी, तुमने उसे खरीदा क्यों? विनफ्रेड्स ने तुम्हें क्या वादा किया? शॉन को बस इतना पता था कि कैथरीन ने एरिक को विनफ्रेड्स से सौदे के लिए खरीदा था। असली समझौते की जानकारी उसे नहीं थी। कैथरीन की इजाज़त के बिना वह पूछने की हिम्मत भी नहीं करता था। बाहरी दुनिया मानती थी कि स्कॉट्स का युवा वारिस ही ब्लैक मार्केट का असली मालिक है, लेकिन ये सच किसी को नहीं पता था कि असली मालिक तो सामने खड़ी ये खूबसूरत लड़की थी। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ये मासूम सी दिखने वाली लड़की ही ब्लैक मार्केट की सबसे बड़ी बॉस और सबसे खतरनाक बॉक्सर थी। उसके 108 अपराजित मैचों के रिकॉर्ड ने उसे ब्लैक मार्केट की नंबर 1 शख्सियत बना दिया था। असल में अब ये 109 हो चुके थे। एरिक के लिए उसने कल एक और मैच जीत लिया था। कैथरीन ने शॉन से इसे छुपाने की कोशिश नहीं की, बस बताने की जहमत नहीं उठाई। एरिक ज़ेविया का नाजायज़ बेटा है। विनफ्रेड्स ने ये जानकारी सार्वजनिक कर दी है। जिसने भी एरिक को ढूंढकर वापस भेजा, उसे साउथ अप्राइडन में उनके पास मौजूद एक दुर्लभ धातु की खान के अधिकार इनाम में मिलेंगे। कैथरीन की बात सुनकर शॉन भीतर ही भीतर चौंक गया। उसने कहा, विनफ्रेड्स इस लड़के पर सच में बड़ा दांव लगा रहे हैं। एक नाजायज़ बेटे के लिए इतनी मेहनत करना वाकई हैरान करने वाला था। आखिर ज़ेविया के खुद के वैध बच्चे थे। ज़ेविया के 2 बेटे और एक बेटी थी। परिवार की विरासत पर कोई संकट नहीं था। ये सचमुच अनोखी बात थी कि उसने सिर्फ एरिक के लिए इतना निवेश किया।